नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं हम हिस्ट्री में। अब मौर्य साम्राज्य की जो अब व्यवस्था बच जा रही है, जैसे राजनीतिक, पॉलिटिकल जो है आपकी, सोशल है, इसके बाद इकोनॉमिकल, तो इन सारी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। एक एक वीडियो आपको मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम पे, फिर इसकी समाज पे, और फिर इकोनॉमिक्स पे, और अंत में आर्ट्स और कला के साथ ही मौर्य साम्राज्य पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का व्यवस्था, जिसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद पढ़ना है आपको सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसे थे। जितने भी साम्राज्य रहते हैं सब में आपको यही पढ़ना रहता है, सामाजिक व्यवस्था। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स कैसी थी। पुनः धर्म कैसा था, तो धार्मिक व्यवस्था। और सम्राट जो रहते हैं इसकी कला अलग से रहती है, आर्ट्स और कला जिसे बोलते हैं, सांस्कृतिक फील्ड वाला। इन सब को आपको पढ़ना रहता है, जितने भी साम्राज्य है। और बहुत ज्यादा इतिहास में साम्राज्य नहीं है, जो मुख्य फोकस का सेंटर रहता है। जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ना रहता है आपको, गुप्त साम्राज्य पढ़ने रहते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक। इस तरीके से जो सिस्टम है साम्राज्य का, वो नहीं पढ़ना रहेगा आपको। आज हमारा फोकस है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी पॉलिटिकल सिस्टम मौर्य साम्राज्य की, और सारे कंसेप्ट जुड़े रहते हैं। अगर एक का आपको अच्छे से पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आएगा, तो बाकी सभी का ऑलमोस्ट आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आएगा। बस अंतर कहाँ पे आते हैं, नाम में, कि मंत्री के नाम बदल जाते हैं, कुछ नाम अलग हो जाते हैं। तो स्थान व्यवस्था में जो शासक रहते हैं या अधिकारी रहते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, और यही कई कई फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। तो व्यवस्था जो सिस्टम है वो तो सेम है, बस अंतर जो आ रहा है नाम में आ रहा है। तो कहीं पे धार्मिक व्यवस्था में अंतर आ जाता है। फिलहाल आज का जो फोकस है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मौर्य साम्राज्य का। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था में, और पॉलिटिक्स सिस्टम में होते क्या है। सबसे पहले आप किसी का भी जब राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं, कि राजनीतिक व्यवस्था मौर्य साम्राज्य का, तो पूरा मौर्य साम्राज्य में जो शासक हो गए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इसके बाद बिंदुसार, अशोक, बाद में परिवर्तित मौर्य, तो सभी के पॉलिटिकल सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेटेड कर देंगे। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, और आगे बढ़ाइए। सबसे पहले राजा, ये पढ़ना होता है, राजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना होगा आपको। फिर मंत्री परिषद, आज भी प्रधानमंत्री है तो उसकी एक कैबिनेट है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं। तो राजा, मंत्री पर सेम है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं होना है, बस नाम में ही अंतर आना है। राजा, मंत्री परिषद, फिर अधिकारी, प्रशासनिक सिस्टम हो गए ये। तो अधिकारियों का एक वर्ग है, ये हमेशा रहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको पढ़ना है स्थान प्रशासन है। तो भारत में हमेशा से स्थान प्रशासन है, जब से भारतीय समाज का जन्म हुआ है तब से हमेशा से गांव रहे हैं, या नगर पालिका, नगर निगम जैसे स्थान परिषद रहे हैं। तो स्थान व्यवस्था में फिर इसमें क्या पढ़ते हैं आप, जिला, फिर से यहाँ पे कुछ गांव का समूह, जिसे आज के डेट में ब्लॉक बोल रहे हैं, और फिर सिंगल गांव, लोनली गांव, अकेला गांव हो गया। तो क्या पढ़े आप, राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, स्थान व्यवस्था। इसी मंत्री परिषद में फिर क्या पढ़ते हैं आप, अलग अलग विभागे पढ़ेंगे आप, विभाग। फिर इन सब के अलावा क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो न्याय व्यवस्था, कि न्याय प्रणाली कैसी थी। न्याय प्रणाली का सर, वो जितने भी साम्राज्य पढ़ेंगे, राजा ही न्याय का हेड था। निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, निरंकुश लोकतंत्र तो थे नहीं। तो न्याय का अंतिम काम जो सुप्रीम चीफ जस्टिस हुआ करता था, राजा हुआ करता था। इतना ये आपको सारे की सारी राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ना है। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, यहाँ मौर्य साम्राज्य बाकी सभी साम्राज्य से थोड़ा सा अलग है।
तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रकृति क्या थी। जो टॉपिक है इसे नोट कर लीजिएगा। कभी भी आप किसी भी साम्राज्य को ऐसे करके क्लासिफाई करके लिख सकते हैं। जो मौर्य साम्राज्य है इसकी राजनीतिक व्यवस्था चाणक्य जो था उसकी अर्थशास्त्र पे आधारित है। सबसे पहले आपको बैठाना है कि चाणक्य जो थे उनका जो अर्थशास्त्र था, पॉलिटिकल सिस्टम, वही मौर्य साम्राज्य का एक बेस्ट बना, उसी पे आधारित शासन प्रशासन चलते थे। तो मौर्य साम्राज्य या मौर्य राज्य की प्रकृति कैसा था। मौर्य साम्राज्य प्रकृति सबसे पहले देखिए कल्याणकारी स्टेट था। राज का बोल रहा है कि मौर्य राज्य की प्रकृति कैसी थी, नेचर में कैसा था वो राज्य। राज का मतलब साम्राज्य। सबसे पहले बोलेंगे कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य था। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वेलफेयर स्टेट। आज भी सरकार क्या है, योजनाएं चलाती है विभिन्न अलग अलग वर्गों के लिए। तो कल्याणकारी स्टेट कैसे था मौर्य साम्राज्य उस समय, तो बोलेंगे एक साइड एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर था, रोजगार देने वाला और रोजगार लेने वाला। तो रोजगार देता था और एक साइड रोजगार देने वाला, ये लेने वाला। तो एक साइड रोजगार देने वाला और एक साइड रोजगार लेने वाला, अर्थात एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को मेंटेन करता था। क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन जो संबंध थे इसको कंट्रोल करता था। आज भी है, एक साइड उद्योग फैक्ट्री है तो दूसरे साइड वर्कर है, इन दोनों के बीच का रिलेशन सरकार हैंडल करती है। तो पहला, सेकंड बोलेंगे जो व्यापार था, व्यापारियों को प्रोटेक्शन देती थी, संरक्षण देती थी, व्यापारियों को संरक्षण देता था। व्यापारी टैक्स दे रहे थे तो उनके बदले में उनको संरक्षण भी था, काफी सारा छूट भी था, टैक्स में भी छूट था। आज भी ऐसा ही है, टैक्स में छूट दिया जाता है व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए व्यापारी को छूट दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे, जो किसान था उनकी मदद की जाती थी, कृषकों की मदद कि उनके लिए नहर बना दिए, कुछ छूट दे दिए, समय समय पैसा दे दिए, खाद बीज दे दिए। फिर क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा जब आती थी तो उस समय मदद किया जाता था लोगों की, प्राकृतिक आपदा में मदद। तो जब भी डिजास्टर आते थे उस समय, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी साम्राज्य क्या था, मदद करता था लोगों की। इसके बाद आप बोलेंगे जो असक्षम लोग थे, असक्षम, असक्षम है, और अनेबल पर्सन लिखिए, असक्षम, अयोग्य, विकलांग। तो जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी मदद की जाती थी। अपंग है, वृद्ध है, विधवा है, जैसे विधवा, अपंग, अपाहिज, इन सब की क्या है, मदद करता था मौर्य साम्राज्य, इनको समय समय पे हेल्प करता था। फिर स्वास्थ्य पे ध्यान, स्वास्थ्य की विशेष विशेषता थी, ये व्यवस्था थी। इसके बाद क्या बोलेंगे आप, सफाई पे ध्यान कि महामारी ना हो, महामारियों को कंट्रोल करना, महामारियों को कंट्रोल, महामारियों का नियंत्रण। तो स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था थी, महामारियों को कंट्रोल किया जाता था, सफाई की विशेष व्यवस्था की जाती थी, और जो प्रजा है उसका नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान कि कैसे भी मोरलिटी हाई रहे। ये सब वेलफेयर स्टेट के फंक्शन है। एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आज भी सरकार कल्याणकारी विभिन्न योजनाएं चलाती है, जैसे पीडीएस से चावल गेहूं उपलब्ध कराती है, अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से मदद करती है, व्यापारी हो या फिर आपके इंडस्ट्री उद्योग धंधे चलाने वाले हों, इधर से किसान उनकी मदद कर रही है प्राकृतिक आपदा के समय से। तो
सक्षम अयोग, डिसेबल अनेबल पर्सन है, विधवा, अपंग, अपाहिज टाइप के लोग हैं, उनकी मदद करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सफाई, प्रजा का नैतिक उत्थान। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की प्रकृति कल्याणकारी है। लेकिन कुछ आलोचना भी है, क्या वास्तव में मौर्य साम्राज्य कल्याणकारी था? तो देखिए यहाँ पे कुछ आलोचना हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य कल्याणकारी था, लेकिन कल्याण का सिस्टम पूरा साम्राज्य में नहीं था। ये जो सिस्टम था उत्तरी भारत के लिए, पश्चिम भारत के लिए, पूर्वी भारत के लिए था, दक्षिण भारत के लिए नहीं था। अर्थात मौर्य साम्राज्य के अंदर ही थोड़ी विषमता थी। पूरी विषमता ना बोल के क्या बोलेंगे, विषमता तो हर साम्राज्य में रहते हैं, इतने बड़े साम्राज्य रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है। तो मौर्य साम्राज्य क्या था, प्रकृति में बोलेंगे एकात्मक था और इंटीग्रेटेड था, एकात्मक के साथ साथ विशाल था। तो इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में क्या रहेंगे, इसकी कुछ ना कुछ तो विषमता रहेगी, असमानता। तो जो असमानताएं हैं, विषमता, जैसे दक्षिण भारत में, ये जो दक्षिण भारत हुआ करता था नर्मदा नदी के नीचे, तो वो रहा दक्षिण भारत से मौर्य साम्राज्य खनिजों को प्राप्त करती थी, खनिजों को प्राप्त करता था। कुछ इतिहासकारों ने आलोचना की है कि मौर्य साम्राज्य की प्रकृति क्या थी, कि मौर्य साम्राज्य में भी असमानता, विषमता थी, पूरी तरीके से कल्याणकारी राज्य नहीं था। फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दे रहे हैं कुछ इतिहासकार कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य कल्याणकारी नहीं था, इसके डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान मौर्य साम्राज्य ने नहीं दिया था। यहाँ से खनिज प्राप्त करते थे, जैसे हीरा, सोना, जिंक। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाता था और इससे पाटलिपुत्र और समृद्ध होता था। और खर्च कहाँ होते थे, जैसे हीरा, सोना, ये सब बेच के तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना का जो इलाका है, पाटलिपुत्र को समृद्ध किया जाता था। तो पाटलिपुत्र तो समृद्ध हो रहा था, पर दक्षिण क्या था, वहां पे गरीबी थी, असमानताएं थी। तो कल्याण दक्षिण भारत का नहीं हुआ। ओवरऑल प्रकृति कल्याणकारी थी। तो हीरा, सोना, जिंक जैसे खनिजों से समृद्ध हो रहा था पाटलिपुत्र, तो दक्षिण भारत उतने ही गरीब होते जा रहा था। आज की डेट में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड समृद्ध है खनिज से, लेकिन विकास में पिछड़े हुए हैं, असमानता है। अधिक डेवलप्ड कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गुजरात की ओर है। यहाँ देखेंगे जिंक के बारे में। सर्वप्रथम जिंक की जो खान है भारत में, मौर्य साम्राज्य के समय है। क्या बोलेंगे, जिंक की सर्वप्रथम खनन फर्स्ट जो जिंक का खनन किया गया है मौर्य साम्राज्य के समय खनन किया गया। ये आपका मौर्य साम्राज्य की प्रकृति। अब बारी है मौर्य साम्राज्य का जो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहला राजा क्या था। राजा बोलेंगे, राजा निरंकुश था, प्रतिष्ठात्मक समाज हुआ करता था। राजा प्रजा के हित में काम करता था। अशोक का कहना था सभ्य मनुष्य मम प्रजा मम, सभ्य मनुष्य प्रजा मम। अर्थात अशोक का एक फेमस डायलॉग है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब उसकी संतान है। तो अशोक ये प्रजा के बारे में बोलता है कि जितने भी प्रजा मनुष्य हैं वह उसकी संतान है। अधिकारियों को भी आदेश देता था कि हमेशा प्रजा के कल्याण के हित में काम करे। तो मौर्य राजा ऐसे थे, अपने दिन भर के आराम को छोड़ के, व्यक्तिगत जो भी आराम था, भोग विलास वाला जीवन, उसको छोड़ के हमेशा दरबार में रहते थे, न्याय व्यवस्था को देखते थे, कानून व्यवस्था को देखते थे। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। मैंने आपको चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत बताया है चाणक्य वाले वीडियो में। जो चाणक्य था इसका सप्तांग सिद्धांत था, सप्तांग सिद्धांत।
सप्तांग सिद्धांत में जो सम्राट था उसके 7 पक्ष थे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसी पे पूरा सिस्टम है। सबसे टॉप पे राजा को बोलता है कि चाणक्य राजा पॉलिटिकल सिस्टम में सर्वोच्च था। सेकंड नंबर पे देखिए मंत्री। जो मंत्री होते थे, मंत्री परिषद, इनकी परीक्षा होती थी, एक योग्यता थी। आज के डेट में मंत्रियों की भी कुछ योग्यता है, इतने उम्र होने चाहिए और मंत्री बनने के लिए, और सदस्य होने चाहिए। तो इसी तरीके से उस समय भी योग्यता थी और परीक्षा होती थी। आज के डेट में मंत्रियों के लिए तो परीक्षा नहीं होती है, लेकिन उस समय हुआ करते थे कि अगर किसी को मंत्री पद पे जाना हो तो परीक्षा देना होता था। पहले योग्यता पूरा करे फिर एग्जाम दे। और मंत्रियों में क्या क्या शामिल करता है? चाणक्य। चाणक्य शामिल करता है पुरोहित को। फिर है जो सेनापति है। इसके बाद है युवराज, महामंत्री। तो इस तरीके से आपके क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद में सदस्य शामिल होते थे। सबकी एग्जाम होती थी, परीक्षा होती थी। मतलब जो काबिल नहीं थे उनको मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता था। योग्यता टैलेंट को हमेशा मौर्य साम्राज्य और जितने भी महान शासक हुए हैं इन्होंने सपोर्ट किया है। थर्ड नंबर पे देखिए, जब मंत्री कर लेते हैं तो इसके बाद है अधिकारी। अधिकारियों को आमत्य बोला जाता था। कुछ कुछ शब्द है, उसको नोट भी करिएगा आप। आमत्य, ये शब्द आता है, किस लिए आता है? अधिकारियों के लिए। जो अधिकारी वर्ग आज भी एग्जाम होते हैं अधिकारियों के लिए, तो उस समय भी एग्जाम थे। अलग अलग विभाग में जाने के लिए अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे, इनको परीक्षा देनी पड़ती थी। उस समय की परीक्षा होती थी धार्मिक परीक्षा। ये सब चाणक्य की जो इकोनॉमिक्स है अर्थात अर्थव्यवस्था, उस पर आधारित है। इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र पे आधारित है। धार्मिक परीक्षा दीजिए। इसके बाद है आर्थिक परीक्षा देना होगा। अलग अलग विभाग थे तो इसके लिए अलग अलग एग्जाम थे। फिर है कामुक परीक्षा। काम परीक्षा, मानसिक, मन पे कितना कंट्रोल है। पुनः इसके बाद धार्मिक हो गया, आर्थिक परीक्षा, कामुक परीक्षा है भयहीनता, निडरता, भयहीनता परीक्षा। तो इस तरीके के एग्जाम पार्टिकुलर, जैसे धार्मिक व्यवस्था है तो धर्म संबंधित न्याय व्यवस्था में, न्याय वाली प्रणाली में इसको भेजा जाएगा इन अधिकारियों को। आर्थिक है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखने के लिए अधिकारी है। कामों कंट्रोल करने संबंधित मन, नैतिकता, एथिक्स वाला विभाग। फिर से भयहीनता तो सेना, सैनिक विभाग को देखेगा। ये अधिकारी हो गए। अधिकारियों को आमंत्र बोला जाता था। इस तरीके के एग्जाम देने होते थे, चाणक्य की व्यवस्था पे आधारित थी। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए सेना। तो सेना के बारे में पहले ही से बहुत सारे लोगों ने बताया। मेगनास्थनीज भी है, पिलनी भी है। एक है पिलनी, ये भी इतिहासकार है। तो पिलनी का कहना था कि मौर्य साम्राज्य में 6 लाख सैनिक थे, हाथी घोड़ा रथ सभी थे, और 6 अलग अलग इसके सेना के विभाग थे, जैसे रथ, घोड़ा। इसके बाद है जल सेना भी होती थी अर्थात नौसेना, और शस्त्रागार वाली सेना, पैदल सेना। तो सेना मजबूत थी, सैन्य विभाग हुआ करता था उस समय में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सैन्य विभाग। 6 लाख की विशाल सेना थी। 30 सदस्य होते थे। पूरा सैन्य विभाग को देखने के लिए 6 समिति थी। ये सब तो मैं आपको बताया हूँ पहले ही से, मेग्नास्टिनीज वाले में, चाणक्य वाले में, तो देख लीजिएगा। तो सैन्य विभाग थे, 6 लाख सैनिक थे। 30 सदस्य देखती थी, पूरा 6 लाख सैनिक को मेंटेन कर रही है। सेनापति हेड हुआ करता था, और 6 कमेटी थी। अलग अलग कमेटी अलग अलग विभागों को देख रही थी। तो ये हो गए आपके 4। फिर आगे हम बढ़ते हैं राजस्व विभाग। जो राजस्व विभाग था, इसका हेड क्या था? समाहर्ता। आज भी देखेंगे जिला जो कलेक्टर कार्यालय है, समाहर्ता लिखा रहता है। शब्द आता है उस समय राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग जो टैक्स वसूल करने का काम करता था। समाहर्ता, एक शब्द याद करिए, समाहर्ता, इसका प्रमुख था। जो हेड था समाहर्ता था। अलग अलग टैक्स वसूल किए जाते थे। टैक्स में क्या बोलेंगे? कर में भूमि कर। भूमि तो हमेशा से
जब तक अंग्रेज नहीं आ गए तब तक भूमि सबसे बड़ा टैक्स का सोर्स था, भूमि पर टैक्स लगाया जाता था। तो भूमि कर था। इसके बाद बोलेंगे आप कस्टम था। कस्टम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, कस्टम टैक्स। फिर बोलेंगे पथ कर था, रोड पे टैक्स। जंगलों पे कर, जंगल हुआ करते थे। चारागाह, खान पे टैक्स, खरीद निकालने वाला जो भी खान था खान कर। बहुत तरीके के टैक्स है, सिंचाई कर भी था। व्यापार कर हो, वाणिज्य व्यापार से संबंधित कर हुआ करते थे। फिलहाल आप याद करिए, भूमि कर, सिंचाई कर, सेल टैक्स भी थे उस समय, सेल टैक्स, पथ कर, जंगल कर, चारागाह कर, खान पे कर, ये सब कर था। वसूल करने का काम संभालता करता था, उसका हेड था राजस्व विभाग का। आज की डेट में वित्त मंत्रालय समझ लीजिए, उस समय का ये सिस्टम था। अब इसके बाद आपको देखना है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली, तो न्याय प्रणाली में दो प्रमुख अधिकारी कभी कभी पूछता है, इन दोनों का नाम आपको याद करना होगा। धर्मास्थी, धर्मास्थी, एक अधिकारी हो गया जज, दूसरा कंटक शोधन। तो न्याय को देखने के लिए धर्मास्थी एक जज, कंटक शोधक। तो क्या है आज के डेट में, जैसे फौजदारी और दीवानी दो ही तरीके के जज होते हैं। ये तो फौजदारी मामला देखते हैं या तो दीवानी मामला, अर्थात लड़ाई झगड़ा का मामला, या तो फिर पैसे से रिलेटेड मामला। तो फौजदारी मामला, दीवानी मामले के लिए भी उस समय दो अधिकारी थे, एक धर्मस्थी, दूसरा कंटक शोधक। सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र में था। कहाँ बोलेंगे, पाटलिपुत्र। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, न्याय प्रणाली की भी व्यवस्था थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो गांव से संबंधित है, कि गांव को मिला लिए 800 गांव, तो 800 गांव के स्थानीय बोल रहे हैं। देखिए 800 गांव को जब एकत्रित किया जाता था टैक्स वसूल करने के लिए, तो 800 गांव का एक समूह हो जाता था। इस समूह को बोलते थे स्थानिक, मौर्य साम्राज्य में। इसका आधा कर दीजिए 400 गांव, 400 गांव का समूह, 400 गांव का समूह क्या कहलाता था आपका, द्रोणमुख। तो द्रोणमुख, मुख को छोटा होती है। फिर 200 गांव का समूह, इसको बोलेंगे आप कर वाटिका। और 10 गांव का समूह, 10 गांव का समूह को बोला जाए संग्रहण, संग्रहण करने वाला। ये सब क्या थे, टैक्स के लिए थे, अर्थात स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो बंदोबस्ती जिसको आज के डेट में बोला जाता है कि कैसे वसूल किया जाए गांव से टैक्स, तो 800 गांव का बोलेंगे स्थानिक, 400 गांव का समूह द्रोणमुख कहलाता था, 200 गांव का समूह खर वाटिका, 10 गांव का समूह संग्रहण। इस तरह से टैक्स वसूल किया जाता था। हर जगह पे पुलिस व्यवस्था थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जासूस विभाग था, जासूस विभाग। जासूस विभाग को क्या बोलते थे, या जासूस लोग को गढ़ पुरुष, गुड़। तो गुड़ पुरुष क्या था, ये जासूस था। जासूस में किस किस लोग को शामिल किया जाता था, सभी लोग को ऑलमोस्ट। सन्यासी को शामिल कर लिए, जासूसी का काम करेगा कोई सन्यासी। विद्यार्थी स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाए, विष कन्या को शामिल कर लिया जाए, गृहस्थी कोई परिवार को शामिल किया जाए कि वो जासूसी का काम करेगा राजा के लिए। तो जासूस विभाग गुड़ पुरुष इसका हेड था। जासूस को गुड़ पुरुष बोलते थे। जासूस में सन्यासी, विद्यार्थी, बीस कन्या परिवार, इंटेलिजेंस, ये सब राजा को रिपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा महल विभाग, विदेश विभाग। विदेश विभाग भी थे उस समय, आज भी है विदेश विभाग और महल विभाग।
तो विदेश विभाग क्या था, जो राजदूत को एक्सेप्ट करता था, राजदूत के हाव भाव को कंट्रोल करता था, विदेशों के साथ संबंध को कंट्रोल करता था। संचालन आज भी है। किसी को अमेरिका जाना है, ब्रिटेन, फ्रांस जाना है तो विदेश विभाग है, आपको क्या करती है, पासपोर्ट जारी करती है, पार्टिकुलर कंट्री से एक रिलेशन बनाए रखती है, मामले को देखती है वहाँ पे। उस समय विदेश विभाग था। महल विभाग, महल के अंदर जो भी थे, अर्थात पूरा महल, राज परिवार, राज परिवार का खाना, भोजन, इन सब को देखता था महल विभाग। तो पूरा महल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी महल विभाग के पास थी। इसमें सब सदस्य परिवार के लोग आ गए, खाना भी आ गया, उनका घर भी आ गए, इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था महल विभाग उस समय था। आज के डेट में कोई महल विभाग नहीं है, लेकिन उस समय महल विभाग होते थे। इतना तक आप पढ़ लिए, सेंटर केंद्र प्रशासन था। अब यहाँ से बारी आती है आपकी प्रांत, जिला, ब्लॉक, गांव और फिर है नगर निगम। इन सबको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है। तो प्रांत को चक्र बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में। एक बार इन सबको देखते हैं। स्थानीय व्यवस्था, ये स्थानीय व्यवस्था में शामिल होंगे। देखिए, प्रांत को क्या बोला जाता था, प्रांत को चक्र बोलते थे। प्रांत कौन कौन से प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में, तो बोलेंगे उत्तरापथ, उत्तरापथ प्रांत था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला कहाँ है, देखिएगा जो डायग्राम है, आज के डेट में पाकिस्तान में है। यहाँ पे तक्षशिला है पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी, प्रांत अर्थात स्टेट बता रहा हूं मैं आपको, दक्षिणापथ इसकी राजधानी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कर्नाटक में था। फिर एक है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन, अवंती अर्थात उज्जैन राजधानी थी। एक बच रहा है कलिंग, तो कलिंग इसकी राजधानी तोसली, कलिंग मतलब उड़ीसा, तोसली या धौली राजधानी थी। तो एक उज्जैन सेंटर में दक्षिण में है, स्वर्णगिरी राजधानी कर्नाटक में है, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश हो गया, कलिंग उड़ीसा हो गया, तोसली राजधानी हो गई। तो प्रांतों को ऐसे बांटा गया था। तो ये जिला था, जिला में राजू, कलेक्टर को राजू बोला जाता था उस समय। तो जिलाधिकारी था, राजू बोला जाता था। फिर है ब्लॉक, तो ब्लॉक का क्या था, गोप नामक एक अधिकारी होता था, गोप अधिकारी था, वीडियो समझिए। इसके बाद क्या था आपका गांव, गांव का हेड था ग्रामीण, गांव का प्रमुख कौन था, ग्रामीण अर्थात मुखिया। नगर निगम कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। मेग्नास्थिनीज बताता है पाटलिपुत्र के बारे में, नगर निगम था। तो नगर निगम के अधिकारी भी हुआ करते थे, उनकी भी एग्जाम होती थी। नगर निगम का प्रशासन देखते थे, कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। इतना जो आपको पढ़ना है ये स्थानीय प्रशासन में आते हैं ये। तो सेंटर महल के बाद आपको देखना है, प्रांत को चक्र बोला जाता था। प्रांत को चार भाग में बांट दीजिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग। जिला होते थे, जिला का अधिकारी राजू कहलाता था, करंट में कलेक्टर। ब्लॉक, ब्लॉक का हेड था गोप अधिकारी होता था। गांव को हेड मुखिया ग्रामीण होता था, और यही सरपंच का काम करता था। इसकी मदद अन्य जो लोग थे वो करते थे, जैसे पंच लोग, तो सरपंच की मदद पंच कर रहे हैं। गांव से, गांव भारत में हमेशा से रहे हैं। जो आपका ये स्थानीय व्यवस्था है, अर्थात आप जो देख रहे हैं कि मुखिया, सरपंच, ये अभी से नहीं, जब से भारत का निर्माण हुआ है तब से ही है, हमेशा से स्वतंत्र है, इनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं किया गया। यही न्याय प्रणाली का काम करते थे, शासन प्रशासन स्थान पे देखा करते थे। तो गांव हमेशा से स्वतंत्र रूप से काम करते रहे हैं भारत में। तो गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ये है आपका मौर्य साम्राज्य की पॉलिटिकल सिस्टम। बाद में हम मिलेंगे किसी इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, या इसके जो सोशल सिस्टम है। बस आज के लिए इतना ही।